नमस्कार। आपका हमारे चैनल गुरु सीकर स्टडी हब पर हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। तो बच्चों, पिछले दो पार्टों में हमने प्रीवियस एग्जाम में आए हुए विभिन्न कंप्यूटर के प्रश्नों का हल किया था और आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो उन प्रश्नों का हल करेंगे। आशा है आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें ताकि आपको समझने को मिले। कई बच्चे थोड़ा सा वीडियो चला के छोड़ देते हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है LAN संबोधित करता है, यानी लेन क्या है ये पूछा है। देखिए, नेटवर्क का जो प्रकार होता है वो होता है लेन। लेन, मैन और वेन। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये आप देखो कहां पे लिखा है, ये लोकल एंड नेशनल ये नहीं होगा। लोकल एरिया नेटवर्क ये मिल गया हमें, कहां मिल गया, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वेन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह कथन दिए गए हैं मोडेम से संबंधित। इसमें पहला है मोडेम एक सॉफ्टवेयर है, दूसरा है मोडेम वोल्टेज का स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। मोडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और इसके विपरीत बदलता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है मोडेम होता क्या है। मोडेम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, MODEM, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मोडेम का कार्य होता है यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। तो हमने जो बोला उसका जो कथन का प्रारूप है वो यहाँ मिल रहा है कि मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और फिर इसके विपरीत यानी डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। तो सही कथन कौन सा हो गया, ये कथन हो गया। ध्यान रखना, बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट हो जाता है मोडेम वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में कंप्यूटर की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। बहुत शानदार प्रश्न है। हम ये सोचते हैं ये तो हमें आता ही होगा ना, कंप्यूटर की परिभाषा तो आती होगी, लेकिन यहाँ पे ABCD में 4 ऑप्शन दे दिए, चारों में थोड़ा बहुत डिफरेंस दे रखा है। अब क्या करें, कौन सी करें, A करें कि B करें या C या फिर D। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये आसान प्रश्न है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इस प्रश्न की जो कंप्यूटर की जो उपयुक्त परिभाषा है वो ABCD में से ये ऑप्शन है। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, बाद में मैं आपको अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर इसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत शानदार प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इतना जरूर बता देता हूं कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा इनपुट निर्देशों पर प्रोसेसिंग करती है और फिर आउटपुट के रूप में मॉनिटर स्क्रीन पर परिणाम उपलब्ध करवाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो डिवाइस है वो कंप्यूटर होती है। तो ये इससे मिलती जुलती परिभाषा अपने को यहाँ दी हुई है, वो आपको खोजनी है और फिर सही आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है, जिसका पूर्ण रूप है, देखो कल वाले वीडियो में, तभी कह रहा हूं आप लोग कंटिन्यू सारे वीडियो देखें ताकि आपको बहुत सारे प्रश्न समझ में भी आए और याद भी हो जाए। यहाँ पूछा है कि ASCII, इस कोड का पूर्ण रूप पूछा है इसका, लेकिन घुमा दिया प्रश्न सीधा पूछ लेता कि ASCII कोड का पूरा रूप क्या है, तब तो आप बता देते, लेकिन इसने कह दिया कि प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की, या फिर कंफ्यूजन इतना लंबा घुमा के, लेकिन हमें इसका पूर्ण प्रारूप है वो बताना है। तो इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब आप ऑप्शन खोज लीजिए कौन सा है,
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये रहा, मिल गया साहब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी। चल फिर इसका अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? जब मैं कल पढ़ा रहा था, इससे पीछे वाला जो वीडियो उसमें भी मैंने बताया था, अभी फिर बता रहा हूं। देखो एएलयू जो होता है ना, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो गणितीय और तार्किक कार्य, तार्किक मतलब गणितीय और तार्किक, यानी जो निर्णय लेने वाले काम है ना, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सही आंसर क्या हो गया? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला जो प्रश्न है वो है डीपीआई। डीपीआई दर्शाता है, यानी पहली बात तो डीपीआई होता क्या है? डीपीआई स्पीड होती है एक तरीके की, हम बता सकते हैं कि जब प्रिंटर जब पेज निकालता है तो वो डीपीआई रेट के हिसाब से प्रिंट करता है। तो डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच। यहाँ पे देखो डॉट पर इंच कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, देखो बहुत मिलते जुलते हैं। डॉट्स पिक्सल इंच भी दे रखा है, डिजिट्स पर यूनिट, डायग्राम पर इंच। तो ये डीपीआई की फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच होती है, ध्यान रखना। और मिलते जुलते में कंफ्यूज्ड मत हो जाना कि ये होगा कि ये होगा, नहीं, हमें एकदम से याद रखना है। इसके बाद अगला है, एक प्रलेख का पाठ यानी टेक्स्ट, चित्र, शीर्षक और फोटोग्राफ आदि निम्नलिखित में से किस में अंतर्निहित होते हैं? भाई टेक्स्ट भी है, टाइटल भी है, फोटोग्राफ्स भी है, नाम वगैरह, तो वो किस में आते हैं? तो वो होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ध्यान रखना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसमें ये चीजें सारी की सारी हमें दिखाई दी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंप्यूटर भाषा नहीं है। देखो पास्कल लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, लेकिन यूनिक्स नहीं है। यूनिक्स क्या है फिर बता सकते हो? चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं यूनिक्स क्या होता है। हाँ जी, यूनिक्स, लाइनेक्स और विंडोज ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक कीबोर्ड में कम से कम कितनी की होती है? बोलो, कितना आसान प्रश्न है, लेकिन यहां भी मार खा जाते हैं। कई 121 कर देती है, यार 121 तो होगी, कोई तो होता है यार 101, 111, 100, मतलब अलग अलग लिखते हैं, लेकिन एक कीबोर्ड में कम से कम कुंजियां होती है 101। ये ध्यान रखना, जो सिंपल जो साधारण कीबोर्ड होता है ना, उसमें 101 कुंजियां होती है। फिर प्रश्न आए हैं, ईमेल पता कितने भागों में होता है? ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है ये, यानी थोड़ा सा घुमा के चेंज करके दे देते हैं, तो हमें ये ध्यान बहुत रखना है। ईमेल है ना, वो 2 पार्ट में होता है। आप जब किसी का एड्रेस पूछते हो भी, फलाना @.com है ना, बोलते हो ना कि सर मेरा एड्रेस ये नाम है, फिर @ लगाना और .com, यानी @ इधर वाला भाग हो गया, एक इधर वाला भाग हो गया। तो ईमेल पता कितने भागों में विभाजित होता है? 2 भागों में, ध्यान रखना, 2 भाग। तो इसका सही जवाब होगा 2 भाग। इसके बाद प्रश्न आया है, कोल्ड्रा। कोल्ड्रा एक लोकप्रिय, कोल्ड्रा क्या चीज होता है? कोल्ड्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम लोग चित्रात्मक ड्राइंग का जो काम करते हैं ना, वो, या वो इलस्ट्रेशन, इसमें लिखा इलस्ट्रेशन है ना, ये यानी ड्राइंग से संबंधित काम इसमें होता है। टाइपिंग भी होती है, लेकिन ये कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न आया कि निम्नलिखित में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। आईएसपी, कई बार ये भी देखो, कई बार पूछ लेता है आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट उपलब्ध करवाता है ना, वो आईएसपी कहलाता है। जिससे यानी जिस कंपनी का इंटरनेट हम चलाते हैं ना, तो वो क्या होगी? वो आईएसपी होगी। तो एमटीएनएल होता है, बीएसएनएल भी होता है, एयरनेट इंडिया ये भी है, लेकिन इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड ये एक कंपनी है, ये नहीं है। यही प्रश्न पूछा, अब इनमें से नहीं है, आईएसपी नहीं है। अगला प्रश्न है, षोडश आधारी अंकन पद्धति में कौन से चिन्ह शामिल होते हैं? षोडश आधारी क्या होती है?
हेक्साडेसिमल, हिंदी में सोडिस कह सकते हैं लेकिन अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल पद्धति में कितने होते हैं, कल मैंने आपको पिछले इसके जो जस्ट पीछे वाला वीडियो है पार्ट नंबर 3, वीडियो पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको बताया था बाइनरी का, ऑक्टल का, डेसिमल का, हेक्साडेसिमल का। तो मैंने क्या कहा था, 07 किसका होता है, ये ऑक्टल का होता है। 0, 9 और ए से एफ तक जो होता है वो किसका होता है, हेक्साडेसिमल, यानी सोडस आधारी जो लिख रखा ना 16 अंक वाली जो आधार, जिसका 16 आधार होता है उसकी पद्धति का चिन्ह, तो 0 से 9 और ए से एफ तक होती है, तो वो हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति होती है। फिर इसका आगे वाला सवाल ये आया -15 10 यानी डेसिमल का है दोहरा तुल्यमान, यानी इसको 2s में पूछा है, यानी बाइनरी में इसको पूछा है। तो ये मैं आप लोगों को बार बार करूँ, आप लोग जो बच्चे मेरे वीडियो बार बार देख रहे हैं मैं उनको एक ऐसी तालिका उपलब्ध कराऊंगा, सारणी दूंगा जिसमें ये बहुत जल्दी किसी भी संख्या का बाइनरी डेसिमल ऑक्टल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो उन्हीं को मिलेगा जो पूरे वीडियो देखते हैं। पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा बाकायदा। तो इसका आंसर होगा ए, क्या होगा, ए। फिर है 1 GB बराबर है, देखो कितना शानदार प्रश्न है, कई बार मिलियन में तो पूछते हैं, अब आज लिखा इसने 1 GB बराबर है, तो 1 GB किसके बराबर होती है, 2 की पावर 30, 2 की पावर 30 बाइट के बराबर 1 GB होती है। ध्यान रखना ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न होते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, डाटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल है, द डाटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट्स ऑफ, यानी आपको यहाँ पे डाटा भंडारण के बारे में पूछ रहा है कि भी सबसे छोटा कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद लास्ट में बड़ा तक का ये पूछ रहा है। तो इसमें अपने को देखना है, देखो सबसे पहले सबसे छोटी क्या होती है, बिट्स, उसके बाद क्या आती है, बाइट्स, और फिर आती है फील्ड्स, और फील्ड से रिकॉर्ड बनते हैं, रिकॉर्ड्स से फाइल बनती है, और फाइल से डाटाबेस बनता है। तो इसका आंसर कहां दिख रहा है हमें, ये रहा, ये सही जवाब हो गया। इसके बाद इसने प्रश्न अगला पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस, यानी बिजनेस लाइन जो होती है ना उसमें कौन सा डोमेन यूज में लिया जाता है। देखो ORG का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, डॉट नेटवर्क का मतलब नेटवर्क, EDU का मतलब एजुकेशनल संबंधित, और .com का मतलब कॉमर्शियल, कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, व्यवसायिक, और बिजनेस क्या होता है फिर, यही तो सही जवाब क्या हो गया, .com, ये इसका सही जवाब हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न इसने पूछा है, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूरा नाम क्या होता है। USB जानते हो, USB पिन होती है, आप लोग जो पेन ड्राइव रखते हो ना वो USB पेन ड्राइव बोलते हैं उसको, तो उसका पूरा नाम क्या होता है। और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो जाता है, ध्यान रखना, कुछ प्रश्न ऐसे जो बहुत बार रिपीट हो जाते हैं। तो USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में कौन सा एक अरब कैरेक्टर प्रदर्शित करता है। मेरे ख्याल से यही प्रश्न पिछले वीडियो में भी आया था। अब अगर आप पिछले वीडियो सारा पूरा वीडियो देखते हो ना तब ये चीजें समझ में आती है, नहीं तो एक प्रश्न देख लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हम जो प्रश्न पत्र करवा रहे हैं ना इनमें से निश्चित तौर पे प्रश्न आएंगे, कि प्रश्न तो यही है, यही घुमा फिरा के देते हैं, और कौन से नए थोड़ी पड़ेंगे। तो इसका जो सही जवाब, कल हमने क्या लिखा था, गीगाबाइट, याद है क्या, चलो वीडियो देखो पीछे का फिर समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति स्पीड को सूचीबद्ध करता है। ये मेमोरी स्पीड को पूछा है, यानी सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, सबसे फास्ट, उसके बाद कौन सी स्लो, फिर कौन सी स्लो, यानी फास्ट से स्लो की ओर, तेज से धीमे की ओर जा रही है ये।
तो ये इसने क्रम पूछा है। शानदार प्रश्न है, बहुत ही क्लोज आंसर है। देखो आप लोग, इतने क्लोज आंसर है कि हम लोग खुद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? सीपीयू रजिस्टर सबसे फास्ट होता है। उसके बाद आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे फास्ट, रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, उसके बाद कैश मेमोरी आती है। कैश मेमोरी के बाद जो फास्ट मेमोरी कहलाती है वो रैम कहलाती है, और रैम के बाद जो फास्ट मेमोरी कहलाती है वो कहलाती है मेन, कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद कौन सी आती है? सेकेंडरी मेमोरी। तो आंसर क्या आ गया? सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी यानी रैम और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये हो गया आंसर 3 नंबर। ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाले प्रश्न है, आप लोग रुचि से पढ़ो हर चीज को, फिर समझ में आती है। अगला प्रश्न है डीवीडी। प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। घुमा दिया ना प्रश्न को भी, डीवीडी का क्या उपयोग किया जाता है। अब यहाँ के प्रश्न क्या पूछा है कि डीवीडी परिवर्णी किसके लिए है, यानी डीवीडी इनमें से जो एबीसीडी में जो आपको दे रखे है उसमें डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने आपको डीवीडी की फुल फॉर्म कई बार पिछले वीडियो में बताई थी। क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं, लेकिन ये आंसर अपने पास है ही नहीं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही आंसर क्या हो गया? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब अगला प्रश्न और भी शानदार प्रश्न आया। क्या प्रश्न पूछा इसने कि निम्नलिखित ईमेल में से स्वामी को संदेश मिलने पर, यानी जो मैन मालिक है उसको संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पतों को जान सकेगा? अब आपको इनमें से चुनना है कि भाई देखो 2 CCC, CC और BCC। 2 मुख्य जो जिसको हम मेल भेजते हैं वो, CC का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 2 और CC जो होते हैं ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे की मेल आईडी को जान सकते हैं, लेकिन BCC जो होती है ना, इसमें हमने BCC मेल किसको डाला है वो कोई देख नहीं सकता। इनको नहीं पता होता कि ये मेल और किसी को गई है, यानी BCC का मतलब ही होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। प्रश्न क्या था कि मैन जो है वो कौन सी मेल आईडी देख सकता है? क्योंकि अब 2 की बात करें तो राम जो है, ये मान के चले कि राम किसको देख सकता है? कि राम राज को भी देख सकता है और रवि को भी देख सकता है। तो राम, राज, रवि, तीनों नाम कौन से ऑप्शन में है? देखो राम, राज, रवि, ये आ गया। 2 नंबर ऑप्शन सही है, हो गया कि राम, राज और रवि, ये प्रश्न उत्तर हो गया इसका। इस तरीके से आपको चुनना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न आते हैं ना तभी गलतियां करते हैं हम लोग, इसलिए मैं आपको पहले ये प्रश्न करा रहा हूं। आप लोग इन प्रश्नों को आराम से समझो फिर तैयारी करो। अगला क्या प्रश्न आया कि भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए, जिसमें पहले लघुतम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम इकाई की ओर चलते हैं। यानी ये भंडारण की इकाइयां हैं, पहले सबसे छोटी है उसके बाद बड़ी की ओर चलते हैं। तो सबसे छोटी कौन सी इकाई होती है? बिट। कौन सी होती है? बिट। फिर होती है बाइट, फिर होती है, इसमें क्या, इसमें जो लिखे वो ध्यान रखना, बिट, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। अब ये ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, इनमें से उत्तर खोज के देना ना अपने को। तो ये प्रश्न पहला क्या आ गया? बिट आ गई, दूसरी क्या आ गई? बाइट आ गई, तीसरी किलोबाइट आ गई, चौथी क्या आ गई? मेगाबाइट आ गई, और पांचवी क्या आ गई? गीगाबाइट आ गई, और छठ क्या आ गई? टेराबाइट आ गई। तो आंसर नंबर 3 सही होगा। अब समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तभी कह रहा हूं आप लोग बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़ो और वीडियो पूरा देखा करो ताकि आपके समझ में आए सारी चीजें। अगला प्रश्न है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही है? यानी जो आपको यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि भाई कौन सा कथन सही है। पहला प्रश्न इसमें पूछा कि रीड ओनली मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी है, बताओ है क्या? हाँ तो तैयारी करो फिर समझ में आएगा। दूसरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी है, अब ये भी हमें नहीं पता है। चलो मैं बता देता हूँ फिर। रैम जो होती है ना, रैम
वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, और रीड ओनली मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये कंफ्यूजन बहुत बार हर बच्चे को होता है, ध्यान रखना। वोलेटाइल शब्द आते ही आप समझ जाना कि रैम की बात कर रहे हैं, तो ये कथन सही हो गया, केवल क्यू इसमें सही है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी। अगला चलते हैं, यदि दशमिक संख्या 48 का द्विधारी समतुल्य ये है, तो दशमिक संख्या कौन सी होती है? डेसिमल को दशमिक संख्या बोलते हैं। तो दशमिक यानी डेसिमल संख्या 51 का द्विधारी क्या है? 51 का पूछा है इसने। ये हमारे पास अगर सारणी है तो हम तुरंत खोज लेते हैं। तो 51 का जो दशमिक द्विधारी पूछा है, देखो इसने ये देके बताया, उदाहरण भी दे दिया, तो इसका क्या आंसर आ गया? पहला 1100 फिर 1 1। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। ये प्रश्न मैं आप लोगों को जो प्रश्न बता रहा हूं ना, ये बहुत परीक्षाओं में रिपीट हुए प्रश्न है, आ जाते हैं, यानी थोड़ा सा चेंज करके दे देते हैं और फिर वहीं पे हम कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्रश्न क्या है कि सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? सीडी रोम में फाइल कॉपी करनी है भाई, अगर आप कोई सीडी तैयार करते हो ना, तो वो बर्निंग कहलाती है। बर्न, सीडी तैयार करना, सीडी रोम में फाइल को कॉपी करना बर्न कहलाता है, यानी बर्निंग। तो आंसर क्या हो गया? बर्निंग। अगला प्रश्न है कि कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को कहा जाता है। अयाचित मतलब अवांछित, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मेल थोक के भाव फ्री आ जाते हैं अपने पास, है ना। कई बार मैसेज भी आ जाते हैं, कई बार मेल आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वार्म नहीं है, वायरस ये भी नहीं है, थ्रेट ये भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं? स्पैम भी कह सकते हैं, स्पैम कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। SPAM, स्पैम। अयाचित मेल होते हैं, अवांछित मेल को स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है? भाई ये आपको 3 एप्लीकेशन दे रखा है, व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर। इनमें से इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन बतानी है आपको। अब 2 तो हमारे जानकारी में आ गई, मैंने आपको पिछले वीडियो में गूगल टॉक के बारे में बताया था। व्हाट्सएप हम लोग ज्यादातर काम में लेते हैं, यानी एट ए टाइम हम चैट कर सकते हैं लोगों से। वाइबर नया नया नाम लग रहा है, कहीं ने काम में नहीं ली होगी तो, लेकिन वाइबर भी इंस्टेंट मैसेजिंग है। तो इसमें उत्तर क्या आ गया? ये तीनों ही है, तो इसमें तीनों वाला ऑप्शन देख लीजिए, A, B और C आ गया ना। ये रहा, ऐसे खोजना है, और इन प्रश्नों में हम लोग बहुत बार गलत कर देते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक कंप्यूटर में 1 बाइट सामान्यतः शामिल होते हैं। भी 1 बाइट में कितनी बिट होती है, ये प्रश्न पूछा है, लेकिन वहां के कितना शानदार तरीके से बताया कि एक कंप्यूटर में 1 बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 10 बिट। तो भाई 1 बाइट में कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है। ये आप लोगों को याद रखनी है। हाँ, वीडियो पूरा देखोगे, उन सभी को मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा बहुत शानदार तरीके के, तो वो आप लोग उससे तैयारी करोगे तो ये बिट बाइट वाले में चक्कर नहीं पड़ेगा आपके बिल्कुल भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन निवेशी यानी कि इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस होती है, बिल्कुल। हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है तो वो इनपुट जा रही है ना। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड भी इनपुट होता है, हम टाइप करते हैं तो इनपुट होता है। जॉयस्टिक क्या होता है? गेम खेलने के लिए हम उसका इनपुट में प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्राप्त करते हैं। ये ध्यान रखना, मैंने आज नाम लिया है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी आउटपुट प्रिंटर देता है और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मॉनिटर देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो जो फ्री में होते हैं और सबके लिए काम में आने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्री होते हैं, उसका चार्ज नहीं लगता। तो MS वर्ड ओपन सोर्स नहीं है भैया, ये तो MS ऑफिस सूट के अंदर आता है। विंडोज ये भी फ्री नहीं है। एक्रोबैट रीडर ये भी फ्री नहीं है, क्योंकि इन सब के पैसे लगते हैं। लेकिन मोजिला फायरफॉक्स क्या है? मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है, जानते हो क्या?
एक वेब ब्राउजर होता है मोजिला फायरफॉक्स। वेब ब्राउजर क्या होता है? जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, सफारी है, ऐसे ही मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर होता है। ध्यान रखा करो छोटी छोटी चीजें, अगर आप पूरा वीडियो और पूरी बातें समझते हो तो आपके बहुत सारे प्रश्न याद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हमें एक पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को मेल भेजने में समर्थ बनाता है? भाई इनमें से मेल ज्वाइन, मेल कॉपी, मेल इंसर्ट और मेल मर्ज, ये चार ऑप्शन है। इनमें से आपको वो ऑप्शन बताना है जिससे एक मेल को विभिन्न व्यक्तियों को एक साथ भेजना है। एक ही मेल है लेकिन अलग अलग 50-60 व्यक्ति है, उनको ये एक साथ भेजनी है। तो इस प्रकार का अगर कोई ऑप्शन होता है एमएस वर्ड में तो उसको बोलते हैं मेल मर्ज। क्या बोलते हैं? मेल मर्ज। ध्यान रखना, मेल मर्ज, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को एक साथ एक मेल भेजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से ईमेल के यूआरएल का कौन सा प्रारूप उपयुक्त है? www.mail.com, www@mail.com, www@mail.com, www.mail.com। देखो चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा होगा? कितना कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। ऐसा प्रश्न आ जाए तो फिर कहते हैं सर मेरा तो एक ही प्रश्न गलत हो गया था। आते तो सारे थे लेकिन एक गलत हो गया। देखो ईमेल जब आप एड्रेस लिखते हो ना तो इसमें देखो बी और सी में देखो कितना कंफ्यूजन है। मुझे बहुत कंफ्यूजन लग रहा है बी और सी में। क्या है? स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का। तो ईमेल एड्रेस हमेशा ध्यान रखो वो स्मॉल लेटर में आता है, @ फिर mail.com आता है, कोई भी आगे हो सकता है। तो बी जो है ये सही है, कैपिटल में नहीं आता, ये आता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। यानी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में अगर हम डाटा आपस में ट्रांसफर कराते हैं ना तो उसको बोलते हैं डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज। हाँ ये नहीं होगा, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। क्या होता है वो? डायनेमिक डेटा एक्सचेंज होगा। बिल्कुल डिस्क नहीं लगता है, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। जब एक अनुप्रयोग से एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डाटा को ट्रांसफर किया जाता है तो राइट कौन सा होगा? डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। इसके बाद देखो बहुत शानदार प्रश्न आ गया कि कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय क्या कहलाता है? कंप्यूटर, पूरे कंप्यूटर को चलाने वाला जो प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक समुच्चय है, संगठन है, एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। तो सही आंसर क्या आ गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय भी होता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम इंक्लूडेड होते हैं। तो बच्चों ये थे आज के मोस्ट 35%। आशा है आप लोगों को पसंद आए होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताया करें। 1-2% मैंने छोड़े हैं, जानबूझ के छोड़े हैं क्योंकि इसके जवाब आप भी दो। आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 1-2% आप लोगों के लिए लेके आए ताकि आप जो पूरा वीडियो देखते हो वो लोग इसमें जवाब भी दे और कुछ सीखने को भी मिले। तो आशा है आप लोगों को ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।